Welcome everyone. So today we will discuss about a company whose revenue is growing like a 26% CAGR और जिनका करंट स्टॉक पी है 38.1, ROC है 122 और ROE है 92 का। तो देखा जाए तो इसका ROC ROE बहुत ही अच्छा है एंड इफ यू सी पेग रेशियो थोड़ा इसका ज़्यादा है 0.92 बट इट्स ओके। अभी पेग रेशियो 1 के नीचे वो भी चलेगा बट अगर 0.5 4 6 हो तो थोड़ा ज़्यादा ही अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। एंड इफ यू सी प्राइस टू सेल्स में 22 है, प्राइस टू बुक में 31 है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन लगता है। अभी क्यों? बिकॉज एक कंपनी है जो जिसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इफ यू सी 35 सॉरी 75-76% मार्जिन ऑपरेटिंग लेवल पे, एबिडा लेवल पे, और पैट होता है 55-58% का। अभी ये कैसे होता है? तो ये कंपनी का जो भी उनका जो भी सर्विसेज है उसमें बस स्टार्टिंग का ही कॉस्ट होता है, एक्विजिशन कॉस्ट होता है, फिर बाद में जो भी उसका सर्विसेज यूज करते हैं तो उसमें कुछ उनको ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, कंपनी को कुछ कॉस्ट नहीं आता है। दैट्स व्हाई द कंपनी इज जनरेटिंग मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज। दैट्स व्हाई देयर आरओसी आरओ इज वेरी गुड। एसेट लाइट मॉडल है इसलिए उनको थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बस स्टार्टिंग में, बाद में जाके उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ता है। सो ये ऐसे कंपनीज हो जिनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो और जिसका जो भी प्रोडक्ट्स है वो लाइक 30-40 ईयर्स तक चलता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कंपनी दिस कंपनी इज गेटिंग हायर वैल्यूएशन। सो ये कंपनी का करंट मार्केट का एक कैप है अराउंड 8,269 का, और रेवेन्यूज उन्होंने किया था 376। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका कितना ज़्यादा डिफरेंस है वैल्यूएशन में। सो द कंपनी नेम इज टिप्स म्यूजिक। अभी ये कंपनी ओवर वैल्यूड लगता है, इसका ग्रोथ रेट थोड़ा कम है, दैट्स व्हाई द पी इज क्वाइट लेस। अगर ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता, एग्जांपल लेते तो 40-50% से ग्रोथ रेट होता तो पी भी बहुत ज़्यादा हायर होता, बट अलग अलग प्राइस टू बुक और प्राइस टू सेल्स में यू कैन सी द डिफरेंस। सो ये टिप्स म्यूजिक क्या करती है? इन सिंपल टर्म्स टिप्स म्यूजिक अक्वायर करते हैं जो भी म्यूजिक लाइसेंस है, फिर आगे जाके उसको मोनेटाइज करते। ये बिजनेस मॉडल थोड़ा समझेंगे। सो वैल्यूएशन के रिलेटेड मैंने बता दिया, पर उनका रेवेन्यू 2021 में था 91 करोड़ का एंड नाउ इट्स 376। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है इसका 73% का और पैट होता है 58% का। मतलब इतना ज़्यादा उसका ये था। डेप्ट कुछ है नहीं इसके ये कंपनी पे, और इस पे डेप्रिसिएशन भी कुछ नहीं क्योंकि ज़्यादा कुछ एसेट्स लगता नहीं है। एसेट फिक्स एसेट भी अराउंड 14 करोड़ के ही है। ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट में ही होता है, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उनके पास है, आईपी जो है उसके बेसिस पे ही होता है। और देखा जाए तो हमेशा लाइक कंपेयर टू लास्ट 10 ईयर्स हमेशा दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट से कैश फ्लो जनरेट करते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि उन्होंने नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर दिया लाइक 2025 से, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इफ यू सी कि वर्किंग कैपिटल भी अच्छा है, बस डेप्टर डेज थोड़ा है 33 डेज का, इन्वेंट्री डेज या डेज पेबल्स कुछ है नहीं। सो कैश कन्वर्जन साइकिल इज 33 FY26 में, और वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा बढ़ गया है बिकॉज आई थिंक अदर एसेट्स में कुछ तो डिफरेंशिएट होगा, बट ROC 122% का है। नंबर ऑफ कैटलॉग्स इफ यू सी 34,000 के ऊपर उनके पास सॉन्ग्स है जिनके इनके पास राइट्स है। और ये सॉन्ग्स कहाँ से होंगे? इफ यू सी 1990 2010 के बीच में जब एक गोल्डन इरा था, तो उसके बीच में उनके उनके पास सॉन्ग्स है। यूट्यूब में सब्सक्राइबर इफ यू सी कि 145 मिलियन है। इसका कॉम्पिटिटर एक टी सीरीज है, ये टिप्स है, वो टी सीरीज का 300 प्लस मिलियन में है, तो वही एक आसपास का कॉम्पिटिटर्स है इन यूट्यूब का इसमें। और एनुअल यूट्यूब में इनको कितना व्यूज आता है इफ यू सी कि 228 बिलियन का व्यूज आता है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा मैसिव इनमें ये होता है। सो इफ थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री जान लेते कि कैसा था, तो ये जो टी सीरीज का कंपनी है ये चालू किया था कुमार एंड रमेश तौरानी ने। तो इनका एलपी का लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स होता है उसका बिजनेस था। वो एक ब्लैक कलर का शीट जैसा या फिर डिस्क जैसा होता है, तो वो पहले के टाइम पे वो डिस्क से ही म्यूजिक प्ले होता था, तो उनका वो बिजनेस था। तो वो बनाते थे फॉर HMV करके कंपनी था उसके लिए, या फिर म्यूजिक इंडिया या CBS के लिए उनका था। तो स्मॉल इनका एक स्मॉल शॉप था छोटा सा लेमिंगटन रोड पे, तो वहाँ से वो बेचते थे ये, जो भी मुंबई साइड में वहाँ से बेचते थे। फिर वहाँ से उन्होंने उनका ग्रोथ चालू हो गया। इफ यू सी 1981 टू 88 उनका एक खुद का उन्होंने लेबल जो है वो लॉन्च किया इन 1998। उसमें वो कैसेट्स बेचते थे, उसमें रिकॉर्ड्स बेचते थे, और उसमें ये दोनों पार्टनरशिप फॉर्म किया था उन्होंने कुमार एंड
सुदाराम तौरानी, मतलब दोनों भाइयों भाइयों ने ही मिलके किया था। फिर उनको उनको अच्छी कंपनी, अच्छे जो भी सॉन्ग्स थे उसके राइट्स मिले। फिर एग्जाम्पल पत्थर के फूल सिंस 1981, तो उनका एक गोल्ड एंड प्लैटिनम रिकॉर्ड ऑफ दिस लेबल इन इंडिया। तो इसमें मतलब क्या हो गया, इसका गोल्ड एंड प्लैटिनम रिकॉर्ड्स कब मिलता है, जब भी उसका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग हो जाता है। तो ये पत्थर के फूल उनको मिला था, उससे उनका बहुत ज़्यादा सेलिंग्स हुआ था। एंड 1990 में उन्होंने खुद का पालघर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी ओपन किया। उसमें क्या करते थे, प्री रिकॉर्ड जो भी कैसेट्स थे, ऐसे छोटे से कैसेट्स होते हैं जो टेप रिकॉर्डर होता है, उसके अंदर फिर वो कैसेट्स डालना होता है, तो देन वी कैन प्ले, और वो कितना भी टाइम प्ले कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो वो एक उनको वहाँ से उन्होंने डेवलपमेंट किया। इन 1993 से 1999 के बीच में एक गोल्डन एरा था, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे राइट्स मिले थे। जैसे खलनायक का मिला था, फूल और कांटे, फिर उसके बाद राजा हिंदुस्तान, परदेस, ताल, ये सारा गोल्ड एंड प्लैटिनम एल्बम्स थे। तो मतलब इसका बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग हुआ था। तो इसकी वजह से ही उनका टॉप 3 म्यूजिक लेबल्स में इनका नाम आ गया, टिप्स इंडस्ट्रीज का। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बस टी सीरीज या फिर सारेगामा जो है वही था। तो उनका थर्ड प्लेस पे आ गया था। और 1996 में दे गॉट लिस्टेड, और टिप सीरीज का उन्होंने इनकॉर्पोरेशन किया था 1996 में, क्योंकि पहले उनका कंपनी का नाम अलग था, उसके बाद उनका खुद का एक बॉलीवुड में पहचान बन गया, उनको अच्छे अच्छे लेबल्स मिलने में लगे। तो 1996 में उन्होंने उनका खुद का जो टिप्स इंडस्ट्रीज है ऐसा लॉन्च किया। एंड 1999 जुलाई में दे गॉट लिस्टेड। 2000s का एक जो जनरेशन था, जो टाइम था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स आए। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में एंट्री किया, और वो वहाँ पर फिल्म मैन्युफैक्चरिंग भी किया। तो उन्होंने कौन से पिक्चर बनाए थे, तो पहले तो राज, भूल भुलैया, फिर रेस फ्रेंचाइजी, कूली नंबर वन, और पंजाबी फिल्म में इनका डोमिनेट करते थे पहले देखा जाए तो ये सारा जो जो अलग अलग फिल्म इन्होंने बनाए, इसके वजह से ही उनका इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम भी हुआ। तो उन्होंने जो म्यूजिक लाइसेंसिंग है, म्यूजिक लेबल का है, वो भी काम चालू कर दिया था, और उसके साथ ही फिल्म प्रोडक्शन का काम भी कर दिया था। मतलब दो काम कर रहे थे एक साथ। एंड 2019 टू 2013 टू 19 एक एक चेंज देखने को मिल रहा था। तो ये कैसेट्स और जो भी रिकॉर्डर्स है उससे शिफ्ट देखने को मिल रहा था डिजिटल में। तो हैज़ बी नो कि अगर 14-13 में इफ़ यू लाइक टू लिसन द सॉन्ग्स, देन यू वुड हैव अ ट्राइपॉड और म्यूजिक प्लेयर। तो यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर में सब डिजिटली रिकॉर्ड होके पहले से ही मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल होके वी वर सीइंग। और फिर बाद में क्या हो गया था कि ये एक ट्रांसफर चालू हो गया था। मतलब पहले जो कैसेट्स वगैरह देखते थे, अभी वो आईपॉड से देखते हैं, मोबाइल फोन से देखते हैं। तो यहाँ पर से जो भी कैसेट्स का था, जो भी सीडीज का था, उसका उसका सेल्स में डिक्रीज आ गया। तो इसके वजह से ही थोड़ा बहुत इनके भी एक बट डिमांड में चेंज देखने को मिला। बट उन्होंने क्या किया, कंपनी ने एक शिफ्ट भी कर लिया खुद का भी। तो उन्होंने भी लाइसेंस एक्वायर करना चालू कर दिया, और लाइसेंस प्लेटफॉर्म को उन्होंने उनका कैटलॉग बेचना चालू किया। तो ये कौन से थे, जियो सावन था, गाना, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब, इनके साथ उन्होंने साइन पूरा जो भी उनका ट्रांजेक्शन था सबका साइन कर लिया। एंड आफ्टर दैट दे हैव आल्सो साइन अ लैंडमार्क ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द वॉरेन म्यूजिक। ये जो ग्लोबल का प्लेयर है वॉरेन म्यूजिक, उनके साथ साइन कर लिया डील। और उसके साथ ही उनका प्रेजेंस इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया में तो सब सुनते ही है, और इंडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी है, बट ग्लोबल में जो बाहर के लोग हैं, और स्पेसिफिकली वो इंडियंस है, तो जो उनको इंडियन गाना सुनना पसंद है, तो उनके साथ उनका एक एक उनको गाना सुनने में बहुत ज़्यादा ईज हो गया। एंड 2020 टू 22 ये वाले पार्ट में उनका डीमर्जर भी हो गया। इफ यू सी मार्च में अराउंड 2022 के मार्च में डीमर्ज हो गया फिल्म का डिविजन। एंड उसके बाद जो ये टिप्स फिल्म है वो फिर से लिस्टेड हुआ अक्टूबर 2022 में। और टिप्स इंडस्ट्रीज जो है वो प्योरली म्यूजिक आईपी कंपनी बन गया, जो बस म्यूजिक ले, लाइसेंस ले, और फिर आगे जाके मोनेटाइज कर सके। और इफ यू सी लेटेस्ट इन सितंबर 2022 24 उन्होंने उनका नाम चेंज कर दिया, टिप्स इंडस्ट्रीज से उन्होंने टिप्स म्यूजिक कर दिया, बिकॉज म्यूजिक के रिलेटेड ज़्यादा काम करते हैं, सो दे हैव चेंज देयर नेम। और यूट्यूब में रिसेंटली FY25 में 117 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हो गए। सॉन्ग्स टोटल 34,000 प्लस है इन 25 लैंग्वेज। और FY26 का रेवेन्यू वॉज अराउंड 375.5 करोड़, पैट वॉज 217 करोड़, और 58% का पैट मार्जिन है। और पेड सब्सक्रिप्शन
नाउ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 15% ऑफ देयर डिजिटल रेवेन्यू। तो इनका जो भी डिजिटल रेवेन्यू है, 70% डिजिटल रेवेन्यू है, उसके अंदर जो पेड सब्सक्राइबर्स है उसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये पेड सब्सक्राइबर क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं कि यूट्यूब है, यूट्यूब में थोड़ा जो है पेड सब्सक्राइबर भी होते हैं जो यूट्यूब के एड्स उनको नहीं आते। तो ये जो पेड सब्सक्राइबर है, अगर उन्होंने इनके म्यूजिक जो है लाइसेंस म्यूजिक है जो वो सुने, तो कंपनी यूट्यूब इनको एडिशन पेमेंट देते हैं। तो ये पेमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो एड रेवेन्यू जनरेट होता है उनके म्यूजिक वीडियोस सुन के। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेड सब्सक्राइबर का रेवेन्यू ज़्यादा है, तो आगे जाके जब भी पेड सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, इंडस्ट्री में शिफ्ट आएगा। अभी ज़्यादा लोग फ्री का सुनते हैं, उनको दे आर वेरी ओके विद दैट, दे कैन हियर सम, दे कैन सी सम एड्स, उनको कुछ इशू नहीं है। पर आगे जाके उनको, अगर उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो 1 मिनट 2 मिनट लगता है वो उनको नहीं सुनना है, सो दे कैन बाय द यूट्यूब सब्सक्रिप्शन या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन है वो। डीमर्जर का स्टोरी पहले कैसा था, तो मैंने ये थोड़ा डीमर्जर का भी देखा था कि क्या क्यों किया है। सो पहले टिप्स इंडस्ट्रीज था, प्री डीमर्जर होने के पहले क्या था, तो उसमें फिल्म का हमेशा लॉसेस या फिर प्रॉफिट होता जाता था, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इम्पैक्टेड रहते थे। ऊपर से कैपिटल एलोकेशन का इतना ज़्यादा फोकस नहीं था कि कहाँ पर कौन सा पार्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। एज यू नो कि फिल्म बनाना है तो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ऊपर से कोई फिल्म चला कोई फिल्म नहीं चला, और उसका यूटिलाइजेशन कितना कर सकते हैं। अगर एग्जांपल लेते हैं, एक फिल्म है, इनको पैसा कभी बनेगा जो बॉक्स ऑफिस पे वो हिट होगा, वो अच्छे से चलेगा। एक फिल्म 1 महीना चल सकता है, 2 हफ्ता 3 हफ्ता, फिर उसके बाद में उससे अर्निंग्स आना मिलता है अगर कोई कल्ट फॉलोइंग पिक्चर बन जाए, पर उसको बाद में उसका सॉन्ग्स बिंग सेल करके मिल सकता है, बट इट्स रियली डिफिकल्ट। फिर म्यूजिक आईपी का बिजनेस था, वो बहुत ही अंडर वैल्यूड दिख रहा था कंपेयर टू नाउ। उनका पहले भी 50% का ही मार्जिन था, बट अभी भी उसका मार्जिन बढ़ गया है। मिक्स्ड रिस्क प्रोफाइल कंफ्यूज इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को समझ में ही नहीं आता था कि कौन सा कंपनी का कितना वैल्यूएशन है। तो सम ऑफ द पार्ट्स करके एक वैल्यूएशन होता है जिसमें अलग अलग कंपनी का अलग अलग वैल्यूएशन है। तो जिन्होंने भी पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा और जिनको मालूम पड़ा होगा कि म्यूजिक का जो बिजनेस है बहुत अच्छा है, सो लोगों ने फिल्म छोड़ के म्यूजिक का बिजनेस पे फोकस ज़्यादा किया होगा। अभी क्या हो गया है, अभी जो दोनों बिजनेस शिफ्ट हुए, तो उसमें म्यूजिक का प्योर प्ले हो गया, आईपी बिजनेस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसका प्योर प्ले हो गया। जीरो कैपेक्स मॉडल, 58% का उनका पैट है इस पे। और प्रेडिक्टेबिलिटी है, लाइक अगर मैंने कोई एक्विजिशन कर लिया जिसमें मुझे 8 करोड़ या फिर 5-6 करोड़ लग रहा है, तो मैं वो 60-50-60 साल तक वो मैं यूट्यूब पे या फिर अलग अलग जो भी वेबसाइट्स है या फिर जो सॉन्ग्स वाला सॉन्ग जिसमें प्ले करते हैं वो वेबसाइट्स है, उसमें मैं कैन आई कैन गिव देम, और वहाँ से मुझे अर्निंग्स आता रह सकता है। और टिप्स का वो कम्प्लीटली दे आर फोकसिंग ऑन फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हायर रिस्क है, रेवेन्यू इज लंपी, मार्जिन भी उसमें कुछ इम्पैक्टेड रहता है, और मैनेजमेंट एक अलग है, मैनेजमेंट अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना कि दोनों मैनेजमेंट बस सेम करते, तो फिर पैसा यहाँ से वहाँ जाने का बहुत चांसेस हो सकता था। नाउ दैट्स व्हाई आई थिंक कि ये एक हो सकता है। तो यही रीज़न है कि मैनेजमेंट का फोकस थोड़ा सा अलग अलग बिजनेस पे हो जाए, उसके ऊपर वैल्यू अनलॉकिंग हो, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोग के लिए वैल्यू अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा हो, कैपिटल इफिशिएंसी हो। म्यूजिक का बिजनेस में बहुत ही कम कैपिटल लगता है, मतलब बहुत कम कैपिटल में वो हो जाता है, और वो 40-50 ईयर्स तक वो म्यूजिक चल सकता है। ऊपर से शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा वैल्यू हो सकता है, और बिजनेस मॉडल में भी शिफ्ट आ सकता है, शिफ्ट आने का चांसेस था। दैट्स व्हाई दे हैव डन दिस डीमर्ज। तो ठीक है, इफ यू सी कि टिप्स म्यूजिक की बिडा मार्जिन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली फ्रॉम कंबाइंड 40-45% था पहले, क्योंकि एक बिजनेस लॉस मेकिंग भी था। नाउ कंपेयर टू प्रीवियस इट इज नाउ 75-80 जो टिप्स म्यूजिक का है वो। और द मार्केट कैप ऑफ द टिप्स म्यूजिक अलोन एक्सेप्ट द कंबाइंड मार्केट ऑफ प्री डीमर्ज वैल्यूएशन, जो पहले का था उससे कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और the music has delivered like 200% stock returns over 3 years post demerger। तो यही होता है, अलग अलग बहुत सारे कंपनीज का बहुत ज़्यादा बिजनेस में भी इफ यू सी कैसा हो चुका है पहले भी। डीमर्ज करने के बाद वो वैल्यू अनलॉकिंग होता है, तो वैल्यू अनलॉक होने के बाद वो बिजनेस चल जाता है, उसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये एक है। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट देयर बिजनेस मॉडल, इफ यू सी कि उनका बिजनेस मॉडल कैसा है एक्चुअल में। तो यहाँ पर कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है इन दिस इंडियन लिस्टेड मार्केट। ऐसा बहुत कम बिजनेस होता है जिसमें कैपेक्स बहुत ज़्यादा लगता है, या फिर वो फ्रेंचाइजी में हो तो कंट्रोल नहीं होता है। बट इनका एसेट लाइट भी है और इनका कंट्रोल भी है, विच इज़
वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस बिजनेस. सो इसमें कोर क्या रहता है, इफ यू सी कि दे हैव टू अक्वायर द म्यूजिक आईपी लाइसेंस जो भी है, राइट्स पहले, देन दिस लाइसेंस दे दे गिव, they do monetization and give to certain digital platforms like uh, गाना या फिर जियो सावन, यूट्यूब, ये सारा को देते हैं. तो पहले क्लाइंट कंटेंट एक्विजिशन होता है बाय फिल्म और नॉन फिल्म म्यूजिक्स. तो उनको म्यूजिक का आईपी मिल जाता है, वो पूरा कैटलॉग बना लेता है. तो ये कैटलॉग जो भी बनाया है, तो उसमें से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में वो डिवाइड कर देते हैं. तो उनको कहाँ से मिलता है, पहले तो एक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलता है, वहाँ से रेवेन्यू मिलता है. इट इज़ लाइक मैसिव. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनको 70% के अराउंड उनको वहाँ से मिल जाता है. तो ये स्पॉटिफाई, यूट्यूब, जियो सावन, एप्पल, ये सारा इससे म्यूजिक पे मिलता है. तो ये तो कैसे कैसे उसका हो सकता है, तो एक तो जितना बार भी म्यूजिक सुनेंगे उतना बार उनको पैसा मिलेगा, उतना बार उनको उनको इनकम जनरेट होगा. और सेकंड इज वार्नर म्यूजिक पार्टनरशिप, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो भी इंडियन म्यूजिक है उसका ग्लोबल में, ये वार्नर ने राइट्स ले लिया है टिप्स सीरीज से, टिप्स म्यूजिक से. तो उसमें से 30% रेवेन्यू वहां से आता है, और रॉयल्टी इनकम भी है. जो भी जो भी स्ट्रीम्स है, जो भी अलग अलग सिंक है या फिर लाइव शोज कुछ हो रहा है जो नॉन डिजिटल है, उससे भी उनको जनरेट होता है. तो ये उनका बेसिक बिजनेस मॉडल है, इफ यू सी नाउ. एक डिजिटल का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट्स अराउंड 70%. और पब्लिशिंग जो है वो बिजनेस जो जो लिटिल बिट पब्लिश करके या फिर कहाँ पर स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीम करके, या फिर अलग अलग कॉन्सर्ट में, या फिर अलग अलग टीवी चैनल्स लाइव होके, या फिर टीवी में जो भी इनका म्यूजिक सुनता है, तो वहाँ पर से भी उनको अर्निंग जनरेट होता है. और उसके बाद ही वो पब्लिशिंग का है 15%, एंड ब्रांड डील्स का है 10%. जो भी ब्रांड का साथ डील्स करते हैं उनको गाना दे रहे हैं उसके साथ, और अदर्स का 5%. हाँ, ये डिजिटल का, इफ यू सी, जो 70% है डिजिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से, उसका 50% आता है यूट्यूब से. और उसके बाद ऑडियो ओटीटी या फिर ओटीटी, जो भी नेटफ्लिक्स इसमें उनका गाना चल रहा है, उसमें से आता है 35%. एंड पेड सब्सक्राइब से आता है 15%. जैसे कि मैंने बोला कि इनका पेड सब्सक्रिप्शन का जो रेवेन्यू है, आगे जाके भी उसका इंक्रीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. सो हाउ एक्चुअली टिप्स मेक्स मनी, तो मेजरली 4 रेवेन्यू ड्राइवर्स आई विल गिव यू. तो फर्स्ट वन इज लाइक स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज. तो जब भी इनका सॉन्ग जहाँ पर भी प्ले होता है, या फिर स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल म्यूजिक वन, या फिर यूट्यूब म्यूजिक, टिप अर्न्स अ टिप्स अर्न्स अ रॉयल्टी एड. अब ये कितना हो सकता है, टू सी, आई थिंक 0.10 पैसा, 0 पॉइंट मतलब 10 पैसे के अराउंड उनको पर सॉन्ग के इसका मिल जाता है. सो पेड सब्सक्राइबर जो है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो एड्स देख के उनको रेवेन्यूज आ रहा है. तो दिस इज अराउंड 70%. और वॉरन म्यूजिक के साथ जो भी उनका बाहर में डील है, उससे आता है 25-30%. तो यहाँ पर कैसा होता है, जो भी बाहर रह रहे हैं उसका पॉपुलेशन इज अराउंड लाइक 3 करोड़, 3.5 करोड़. तो वो लोग भी इंडियन म्यूजिक सुनते हैं, तो उसमें से रेवेन्यूज उनको आता है. फिर सिंक या फिर टीवी एंड ब्रांड डील्स, जो भी टिप्स का जो भी लाइसेंस है, अगर वो सॉन्ग यूज किया कहाँ पर, फिल्म्स में, टीवी में. सो एग्जांपल धुरंधर में भी हवा हवा ये सॉन्ग यूज किया था, तो ये जिसने बनाया है उसको फिर से अर्निंग्स गया होगा. तो ऐसा होता है. तो ओटीटी कंटेंट एडवर्टाइजमेंट जहाँ पर भी हुआ है, वहाँ से उनको अलग अलग उनको मिल सकता है. या फिर कोई ब्रांड डील्स उन्होंने Hyundai के साथ साइन किया, उन्हें उनके ऐड में उनका सॉन्ग चालू हुआ, तो वहाँ पर भी उनको मिल सकता है. या फिर सोनी का है, कपिल शर्मा है, अलग अलग अगर किस भी चीज़ में हुआ उसको ब्रांड डील या फिर टीवी रिलेटेड बोल सकते हैं. पब्लिशिंग पब्लिशिंग एंड पीपीआर, तो पब्लिक परफॉर्मेंस रॉयल्टीज कलेक्टेड बाय टिप्स. मतलब जहाँ पर होटल में भी वहाँ पर अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स प्ले होते हैं, मॉल्स में होते हैं, एयरलाइंस में, इवेंट्स में, टीवी, रेडियोस. तो यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है, तो यहाँ से भी उनको रॉयल्टीज इनकम आता है, तो वहाँ से भी उनका. अच्छा, ये तो 4 हुआ. एक हो सकता है सोशल मीडिया लाइसेंसिंग, कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में अगर उनका सॉन्ग यूज़ कर रहा है, शॉर्ट्स में यूज़ कर रहा है, तो उसमें भी उनको मिल सकता है ना. कंटेंट, न्यू कंटेंट इन्वेस्टमेंट कैसा है इनका, तो ये उनका 25-30% एनुअल बजट रहता है कि न्यू जो भी कंटेंट हो उसको एक्वायर करना है ना. पहले वो
आई थिंक 700-800 करते थे, एंड नाउ इट्स अराउंड लाइक 300-400 के बीच में उनका टोटल सॉन्ग्स रहता है एक्विजिशन इन ईयरली बेसिस। वो थोड़ा रिडक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस की। वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में थोड़ा सा चेंज आ रहा था, अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो बंद हो गए थे, तो सॉन्ग का अलग न्यू बनाना, जो न्यू सॉन्ग्स वी आर मेकिंग वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, दैट्स वाई इसमें रिडक्शन आ गया। तो ये वाले साल में इफ यू सी FY26 में टिप्स एडेड 399 न्यू सॉन्ग्स, 241 फिल्म्स प्लस 158 नॉन फिल्म्स। तो नॉन फिल्म्स से जो होगा वो भी वो यूज़ करते हैं। अभी नॉन फिल्म्स का जो कंटेंट है स्ट्रेटेजिकली इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो चीपर होता है कंपेयर टू फिल्म्स का इसमें, क्योंकि नॉन फिल्म बस वो एल्बम ही शूट कर रहे हैं तो वो चीपर पड़ जाता है। अब इसमें ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट रहता है, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार उन्होंने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया, तो उनको आगे बहुत सारा साल, जब तक लोग सुन रहे हैं, जब तक उसको डिमांड आ रहा है, या फिर जितना बार सुन रहे हैं बिलियंस में भी आ रहा है, तब तक उनको रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। इट विल नेवर स्टॉप। ऐसा नहीं होगा कि लोग फिर से जाके कैसेट सुनेंगे या फिर सीरीज में सुनेंगे। अभी डिजिटल का ही जो टाइम है, तो इट विल इट विल कीप ऑन क्रिएट देयर लाइक रिटर्न्स या फिर रेवेन्यूज। सो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर शिपिंग या फिर पर कॉस्ट यूनिट इसका कुछ नीड नहीं है, फिर से कुछ उसका कॉस्ट नहीं लगेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा प्ले होगा ना। वैल्यू चेन, इसका क्या बोलूँगा मैं। वैल्यू चेन इफ यू सी, हर इंडस्ट्री हर कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन होता है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसमें पहले कैसे आता है, पहले तो आता है आर्टिस्ट, कंपोजर जो एक्चुअल में बनाते हैं। फिर उसके बाद जो टिप्स है उनसे वो सॉन्ग का राइट्स खरीद लेते हैं, वो चाहे फिल्म हो या फिर नॉन फिल्म हो। टिप्स आगे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उससे पार्टनरशिप करते हैं, वो वॉरन हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, या फिर ये फिर पार्टनरशिप होने के बाद उनके प्लेटफॉर्म पे जाता है। उनका प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है, स्पॉटिफाई, यूट्यूब या फिर जियो सावन, ये सब हो सकता है। और लास्ट में एंड यूजर्स जो होता है वो। तो टिप्स का कहाँ पर है, सेकंड में आता है वैल्यू चेन के। इसमें जो एक्विजिशन करता है वो, थोड़ा सा एक्विजिशन में उनको म्यूजिक का राइट्स मिल जाता है। तो ये उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैंने हमेशा से देखा है कि जो स्पॉटिफाई का मार्जिन है वो बस 35 है, और टिप्स का मार्जिन है 75 to 80। मतलब प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मार्जिन है राइट्स का। बिकॉज प्लेटफॉर्म में उनको तो कस्टमर एक्विजिशन के लिए कॉस्ट लगेगा, उनका अलग अलग एम्प्लॉयज़ लगेगा, उनका प्लेटफॉर्म का अलग अलग सर्विसेज जो भी है, टेक लग सकता है, आईटी का लग सकता है, ये सारा प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इनका जो भी है प्लेटफॉर्म से ज़्यादा राइट्स का ज़्यादा डिमांड है, सॉरी राइट्स का ज़्यादा मार्जिन है। तो ये हमेशा समझना चाहिए। आगे जाके कोई पूछ सकता है कि आप खुद का ही प्लेटफॉर्म क्यों नहीं लॉन्च कर देते, खुद के ही प्लेटफॉर्म में बेचो, बट इनको इसमें से ही ज़्यादा मार्जिन बना रहे हैं। अगर उन्होंने खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया तो इनका मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा। सो इफ़ यू सी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट है कुमार एस तौरानी, जो जो स्टार्ट से ही है, जो स्टार्ट से ही इनका बिजनेस था 1975 से, जो खुद ही बेचते थे। तो वहाँ से इनको लाइक 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन इंडियन M&E सेक्टर। और इनका जो कमर्शियल का उनका नॉलेज है इट्स वेरी गुड। एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये वॉरेन का जो डील था ग्लोबल का, तो इसका इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, दैट्स वाई। और इनका अभी भी उनका स्टेक है 64% का टोटल इंडस्ट्री में है। तो अभी उसके साथ ही रमेश तुरानी, जो हु प्लेड अ की रोल इन बिल्डिंग टिप्स फिल्म्स। तो पोस्ट डिमर्ज के बाद वो टिप्स फिल्म्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उनको भी 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनका फिल्म्स के ऊपर है। और कुमार तौरानी का ये म्यूज़िक बिजनेस में है। सो इफ़ यू सी कि मैनेजमेंट तो अच्छा है, उनका कन्विक्शन अच्छा है, 40 ईयर से यही बिजनेस में। ओवरऑल उनका जो रीच है बॉलीवुड में या फिर ग्लोबल में, उनका जैसा रीच बढ़ गया है। वार्नर का जो साइन करके या फिर अलग अलग डील्स करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, मेटा। तो आई थिंक उनका कन्विक्शन मुझे देखने को मिल रहा है। एंड यू सी 5 इयर्स का उनका जो फाइनेंशियल्स कैसा था, तो FY25 में रेवेन्यू वॉज 108 और पैट था 50। and compared to current revenue is 375 and PAT is 217। तो यहाँ पर पैट और रेवेन्यूज में मैसिव इंक्रीज देखने को मिला है। पैट मार्जिन हमेशा से बढ़ रहे हैं। 46 था, ये डीमर्ज के बाद है 46। उसके बाद 23 में 46, फिर से फिर बढ़ना चालू हो गया 52, 53
एंड करंटली इन FY26 में इट्स लाइक 57 का मार्जिन। नाउ द रेवेन्यू ग्रोथ इज डिक्रीजिंग, पहले के टाइम पे 52% FY23 में, उसके बाद 47%, उसके बाद 29, और ये वाले क्वार्टर में 21%। तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, क्योंकि उनका रेवेन्यूज अभी भी कम है, 375 का मार्केट कैप 8,000 का है, तो रेवेन्यूज तो बढ़ना चाहिए बहुत इसमें। कुछ तो ऐसा अच्छा हो जाए कि उनका रेवेन्यूज बढ़ना चालू हो जाए, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। बट 4 ईयर्स का CAGR इज 36, तो वो तो ठीक है, एंड बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म में पेनिट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो दैट्स वाई। बट द रेवेन्यू ग्रोथ इज डी एक्सेलरेटिंग। अभी उसने उन्होंने क्या रीज़न बताया कि मार्केट में अलग अलग जो भी कंपनीज थे उनका शटडाउन हुआ। इफ यू सी बैंक, रेक्सो एग्जिट्स, जियो सावन रिमूविंग इट्स मिनिमम गारंटी डील्स, तो ये सारा इंडस्ट्री में चेंजेस आया, दैट्स वाई द इंडस्ट्रीज गॉट इम्पैक्टेड। तो अगर इंडस्ट्री में थोड़ा क्लोजर देखने को मिले तो उनका ग्रोथ भी ये हो सकता है। बट आई थिंक अगर कंपनी को डिमांड है, बिजनेस में डिमांड है कि इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो उनको ग्रोथ मिलता रहना चाहिए। प्रमोटर्स का इफ यू सी कि डिविडेंड बहुत ज़्यादा देते, तो हाई डिविडेंड पेइंग है आई थिंक। जो भी सिग्निफिकेंट पे आउट, हिस्टोरिकली 63% का डिविडेंड रेशियो रहता है, और बाय बैक भी किया है उन्होंने, मतलब हर 2 साल में 1 साल में दे डू बाय बैक्स, और बायबैक के कारण उनका शेयर्स कम हो गया। डेप्ट कुछ है नहीं, एंड कैश इज लाइक वन, कैश भी बहुत अच्छा है इसका, आई थिंक 200 करोड़ के आसपास रहेगा। कंटेंट कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, FY25 में इट्स अराउंड 13 करोड़, 13-14 करोड़, और Q2 FY24 में इट्स 4.5, तो 3x जंप यहाँ पर देखने को मिला है। बिकॉज कंपटीशन, जो सारेगामा, जो टी सीरीज, यूनिवर्सल है, उनके कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ये वार्नर का जो डिपेंडेंसी रिस्क है वो तो है, 35% वहाँ से आ रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा। बट ये डीमर्ज जो हुआ है उसका, उनका जो वैल्यू अनलॉक हुआ है वो तो बहुत ही मैसिव था। लाइक पहले 40-45% मार्जिन, उसके कंपैरिजन में करंट 70-75% मार्जिन। 3 years एवरेज इज अराउंड 85, और FCF कन्वर्जन इज मोर देन 85%, तो ये भी अच्छा है। अभी ना इनका जैसा अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, 20-25% का मैनेजमेंट ने बोला है, तो ट्रेलिंग पी 38, फॉरवर्ड पी रह सकता है 28-32, प्राइस टू बुक इज 32, EV अपन EBITDA इज 35, और पैट मार्जिन इज 58, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज लाइक 63। सो बस प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है, बाकी तो पैट मार्जिन, EBITDA, ROC, ROE, रेवेन्यू ग्रोथ भी ठीक है। फॉरवर्ड पी थोड़ा कम लग रहा है 28 का, इट्स ओके। सो तो वो हो सकता है। पी कंपैरिजन किया जाए तो इतना ज़्यादा रिटर्न्स 1-2 साल में मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे तो। ना वैल्यूएशन अलग अलग प्लेयर्स है, टिप्स, सारेगामा, यूनिवर्सल म्यूजिक, वार्नर म्यूजिक, या फिर रिजर्वायर मीडिया। तो इनका कैसा है, टिप्स का 38 है, सारेगामा का 55 है। सारेगामा का थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन है बिकॉज उनके सॉन्ग्स भी ज़्यादा है। यूनिवर्सल का 35 का पी है, वार्न का, इफ यू सी वार्नर का 30 का है, और रिजर्वायर मीडिया का 28 का पी है। और ये बिजनेस स्केलेबल है क्या नहीं, मैं उसके रिलेटेड भी सोच रहा था। तो एक बार सॉन्ग ले लिया तो वो 60-50 ईयर्स तक रह सकता है, उसमें कुछ कॉस्ट नहीं है, तो कंपाउंडिंग का इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है इंडिया में, करंटली इट्स अंडर पेनिट्रेटेड। इंडिया में बस 1% लोग ये है जो जो ये पूरा सब्सक्रिप्शन यूट्यूब का या फिर स्पॉटिफाई का लेते हैं, बट आगे जाके FY30 तक ये 5 से 8% बढ़ सकता है। ये 1% होने के बावजूद इनको 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करके अच्छा मार्जिन दे रहा है, तो 5 से 8 बनेगा, तो इनको बहुत ज़्यादा मार्जिन्स और रेवेन्यूज आने का चांसेस है। और इसका एक क्लियर इंडिकेशंस ऑल्सो वी आर सीइंग, लाइक जो इनका स्पॉटिफाई है उसने प्राइस ऑलरेडी बढ़ा दिया इन नवंबर 2025 में, बिकॉज दे आर सीइंग द पोटेंशियल कि आगे जाके इसमें डिमांड आने वाला है, तो अब भी बढ़ा देते। और ग्लोबल का इफ यू सी, ग्लोबल का कैसा एक्सपेंशन है, अभी तो 32 मिलियन है लोग जो इंडियंस है बाहर और इंडियंस म्यूजिक सुनते हैं। तो Indians artists also grew by 2000% on Spotify since 2019, और इसमें से रेवेन्यूज भी ग्रो हो रहा है। और स्पॉटिफाई का रेवेन्यूज जो है इफ यू सी उनका भी, तो उनका
आधा से ज़्यादा रेवेन्यूज आता है बाहर से, और बाहर से भी आता है जो रेवेन्यूज में कौन सा बाहर से जो इंडियंस देख रहे हैं बेसिकली उनसे रेवेन्यूज आता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। सो वार्नर के साथ डील किया है, उसका भी रेवेन्यूज 2-3x हो सकता है इन नेक्स्ट 5 years। नॉन फिल्म म्यूजिक्स भी उनका बढ़ रहा है। नॉन फिल्म्स का हैज़ बीन ओके, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है कंपेयर टू फिल्म्स वाला। एआई के साथ भी इनका अभी थोड़ा चालू है कि एआई जनरेटेड जो भी वीडियोस शॉर्ट्स होते हैं उसके उसमें अगर इनका म्यूजिक यूज़ होना चालू हो जाए तो इनका भी इंक्रीज होने का चांस हो जाएगा। और ऑपरेटिंग लेवरेज तो है ही। इनके इनके एम्प्लॉयज़ भी 50, आई थिंक 70-80 के आसपास ही एम्प्लॉयज़, बहुत कम है, उसमें ये 350 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो इंडस्ट्री इंडस्ट्री का अभी FY 26 में अराउंड $2 बिलियन का रहेगा, $2 बिलियन का इंडियन म्यूजिक स्ट्रीमिंग मार्केट रहेगा। और ग्लोबल का इफ़ यू सी, ग्लोबल का कितना है, ग्लोबल का 29 बिलियंस का है। तो अभी भी ये 10x डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट इंडियन का जो भी इंडस्ट्री है इट इज़ ग्रोइंग एट अ मैसिव स्पीड। सो 2033 तक ये 5 बिलियन का हो जाएगा, क्योंकि इनका 70% रेवेन्यू आता है बाहर से। बाहर का जो भी आ रहा है 60-70%, तो वहाँ से होगा। और ये इसमें ग्रोथ आ रहा है 14% का। ग्लोबल में थोड़ा स्लो है, बट इंडियन का भी ग्रोथ आ रहा है, तो इंडिया से भी उनको रेवेन्यू मिलना चालू हो जाएगा। तो वो भी एक है ना। इंडस्ट्री टेलविंड्स तो बहुत ही सिंपल है। स्मार्टफोन का जो एक्सप्लोजन है, जब सब लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, लो कॉस्ट डेटा है, तो उसका एक है यूपीआई सब्सक्रिप्शन। अच्छे से आराम से कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। ओटीटी का कंटेंट बूम है, बॉलीवुड अभी ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, तो वहाँ से भी है। और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस है, तो इसमें से इनका आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कंपटीशन में कौन कौन से, अभी कंपटीशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ यू सी कि टिप्स म्यूजिक का 34,000 का कैटलॉग है पूरा इसका। 8,000 के अराउंड मार्केट कैप है। 375 करोड़ का उनका रेवेन्यूज है। और इनका स्ट्रेंथ क्या है, 90 से 2010 का इनका कैटलॉग है। तो और ये वाले टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आए थे, तो इनके पास वो एक स्मॉलर कैटलॉग है कंपेयर टू टी सीरीज। बट इनका जो टाइम पीरियड है वो मुझे अच्छा लगता है ना। सारे गमा के पास 1,60,000 का कैटलॉग्स है, और इनका मार्केट कैप है 6,500 और रेवेन्यू 700 करोड़ है। मार्केट कैप कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है। अभी इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि उनका कैटलॉग थोड़ा सा पहले का है। कैटलॉग तो अच्छा है, कारवान जो म्यूज़िक रहता है उसमें, उसके लिए जो ओल्ड है उनके लिए तो अच्छा है। बट न्यू जनरेशन के लिए भी यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए। तो ओल्ड कैटलॉग है, तो वही थोड़ा एक नेगेटिव लगता है मुझे। टी सीरीज अनलिस्टेड है, बट वो लार्जेस्ट इन इंडिया है। अब इसका रेवेन्यूज कितना मालूम नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस इट्स लाइक 40% मार्केट शेयर उनका उनके पास है। सो डोमिनेंट प्लेयर है। यूट्यूब पे उनका 300 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और तो ये सारे गमा और टी सीरीज में थोड़ा कंपटीशन में लग रहे हैं। अभी जी म्यूजिक जो सब्सिडरी है जी एंटरटेनमेंट का, ये फोकस करता है ओटीटी पे। ये पार्ट ऑफ अ जी है। इनका मार्केट शेयर और रेवेन्यूज का कुछ आइडिया नहीं अभी ना। सोनी म्यूजिक, यूनिवर्सल म्यूजिक और वॉरन म्यूजिक है, ये भी थोड़ा कंपटीशन में है। बट इनका थोड़ा अलग फोकस एरिया है। लाइक सोनी का धर्मा प्रोडक्शन का ज़्यादा फोकस है। यूनिवर्सल म्यूजिक अभी स्लो है, बट वो ग्रो हो रहा है। और वॉरन म्यूजिक तो स्मॉलर है और वो ज़्यादा फोकस बाहर में कर। तो 3 मेजर कॉम्पिटिटर है इनका, सारे गामा, टी सीरीज एंड जी म्यूजिक। तो वो देख सकते हैं ना। बिजनेस लास्ट का ये म्यूजिक, अब ये मोस्टली अभी बहुत टाइम हो गया है, तो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। आई थिंक इन्वेस्टमेंट व्यू कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। उनका जो बिजनेस है, एक बार बस एक्वाइरेशन करना है। दे हैव टू एक्वायर दैट म्यूजिक राइट्स एंड देन दे कैन मोनेटाइज टू लाइफ टाइम। उसमें आगे ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं आएंगे। बट उनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो थोड़ा कम है, 20%, 25%। आई एम नॉट गेटिंग कन्विक्शन ऑन दैट ग्रोथ पार्ट, कि अच्छा ग्रोथ होना चाहिए जैसे कि इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है अच्छे से। इतना 14% CAGR है, एटलीस्ट 30-35% तो उनको ग्रोथ रेट चाहिए। वैल्यूएशंस बहुत महंगा है। वैल्यूएशंस का आई विल नॉट गिव देम गुड रेटिंग इन वैल्यूएशंस, बिकॉज
प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स मोर देन 20-25 है। पी रेशियो चलो 38 है बिकॉज ग्रोथ रेट नहीं है, ग्रोथ रेट नहीं है इसलिए पी रेशियो उनको कम मिल रहा है, बट फिर भी सारे गमा के कंपैरिजन में इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस वीडियो बिकॉज ओवरऑल पूरा डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि इसका बिजनेस का मॉडल समझ सके, क्योंकि आगे अगर इसमें कुछ वैल्यू करेक्शन हुआ देन वी कैन डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज, बट ये एक एजुकेशनल वीडियो है, सो यू हैव टू ऑलवेज हैव अ डिस्कशन विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ऐसे काइंड में जो भी बिजनेस होंगे, जो डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस होंगे विच आर लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। सो यही है आज का जो डिस्कशन। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।